हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट किया था और हमने पिछली क्लास में ये देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल को हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था और उस पर नेट फोर्स और टॉर्क निकाला था। डाइपोल को रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो निकाला था और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो भी निकाला था। आज की क्लास में हमें देखना है कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। तो हम सबसे पहले डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे देखेंगे, फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे देखेंगे। अब एक्सियल पॉइंट क्या होता है और इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है वो अभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें पहला है एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, अभी एक्सियल पॉइंट आपको समझ में आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक डाइपोल है -q और ये +q, ये एक डाइपोल है और एक लाइन मैं एक्सटेंड कर रहा हूं ऐसे। ठीक है, ये लाइन, अब ये जो लाइन मैंने बनाई है ये पूरी लाइन ये दोनों चार्जेस को कनेक्ट कर रही है। डाइपोल में जो दोनों चार्जेस हैं -q +q, ये पूरी लाइन दोनों चार्जेस को कनेक्ट कर रही है या फिर ये लाइन दोनों चार्जेस से पास हो रही है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। इसको आप उधर भी बना सकते हो, इस लाइन को आप इधर भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो वो लाइन जो डाइपोल के दोनों चार्जेस से पास हो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो ये एक्सिस ऑफ डाइपोल है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। ये जो पॉइंट है वो डाइपोल की एक्सिस पर है, इसलिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जो डाइपोल की एक्सिस पर हो। तो ये डाइपोल की एक्सिस है, ये डाइपोल की एक्सिस है और इसी पर एक पॉइंट है। तो जो पॉइंट डाइपोल की एक्सिस पर होता है उसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। अच्छा, एक्सियल पॉइंट का एक और नाम है या फिर एक्सियल पॉइंट की जो पोजीशन होती है, एक्सियल पॉइंट की जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन। एक बार फिर से, डाइपोल की एक्सिस में जो पॉइंट होता है उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं और उस पॉइंट की पोजीशन को एंड ऑन पोजीशन कहेंगे। यानी कि इस पॉइंट की जो पोजीशन है उसको एंड ऑन पोजीशन आप बोलेंगे। तो इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, एक्सियल पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ये पॉइंट मान लेते हैं कि ये पॉइंट डाइपोल से कुछ दूरी पर है। अब डाइपोल तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। तो ये पॉइंट डाइपोल से कितनी दूरी पर है वो लिखने के लिए, वो बताने के लिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट चूज करेंगे और वो पॉइंट हो जाएगा डाइपोल का मिड पॉइंट। उसको नाम दे देते हैं हम O। तो यहां से मान लेते हैं कि ये डाइपोल R दूरी पर है। डाइपोल के मिड पॉइंट से, डाइपोल के मिड पॉइंट से ये वाला पॉइंट R दूरी पर है। अच्छा, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस अभी तक हमने पढ़ी है, स्मॉल d होती है। उसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। यहां से यहां तक मान लेते हैं L और यहां से यहां तक भी मान लेते हैं L। तो ये आधा L हो गया, ये भी आधा L हो गया। शायद इतनी बात क्लियर है। इसको मैं प्रॉपरली ऐसे बना दे रहा हूं। पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब बताइए कि पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस +q की वजह से भी होगी और -q की वजह से भी होगी। ठीक है, तो +q एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। -q भी पॉइंट चार्ज है, तो -q की वजह से भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो इंडिविजुअली हम क्या करने वाले हैं, दोनों की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं।
तो अगर मैं लिखूं ड्यू टू प्लस क्यू, प्लस क्यू, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर जो फील्ड आएगी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज आएगी, इस फील्ड को मैं बना देता हूं E1। E1 क्या है? E1 प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, माइनस क्यू की वजह से भी यहां पर P पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी, टुवर्ड्स माइनस क्यू होगी, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऐसे होगी, उसको मैंने E2 नाम दे दिया। अब थोड़ा सा आप समझिए, यहां पर E1 को मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है, E2 को छोटा बनाया है। क्यों? क्योंकि प्लस क्यू की वजह से E1 फील्ड है, प्लस क्यू P के पास में है तो E1 ज्यादा होगा, और माइनस क्यू P से दूर है तो E2 कम होगा। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी यहाँ पर वो थोड़ा कम होगी, और इसकी वजह से फील्ड यहाँ पर जो होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसके नजदीक है। ठीक है, तो E1 कितना होगा? E1 इसकी वजह से फील्ड है वो हो जाएगा K Q बाई, या एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है K Q बाई आर स्क्वायर, K Q बाई आर स्क्वायर। तो K और वो चार्ज Q विदाउट साइन रखेंगे अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या होता है? पॉइंट चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है? देखिए, ये पूरा है R, इस पूरे R में से आप इतना निकाल दीजिए, L निकाल दीजिए, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, यही डिस्टेंस हमें चाहिए। तो R माइनस L कर दोगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस चार्ज और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है वो R माइनस L है, तो हम यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। तो प्लस क्यू की वजह से P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई K Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से ड्यू टू माइनस क्यू हम निकालने वाले हैं, माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो वही फॉर्मूला हो जाएगा K, ये वाला माइनस क्यू बट साइन नहीं रखना है हमें, अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कि चार्ज और P के बीच की डिस्टेंस, ये वाला इसका स्क्वायर करना है, ये डिस्टेंस। तो देखिए यहां से यहां तक तो L हो गया और यहां से यहां तक R है, तो टोटल डिस्टेंस चार्ज और पॉइंट के बीच की है R प्लस L, तो हम लिखेंगे यहां पर R प्लस L का होल स्क्वायर। शायद इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो हमने प्लस क्यू की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, माइनस क्यू की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब यहां पर नेट फील्ड कितनी होगी पॉइंट P पर? देखिए, पॉइंट P पर एक फील्ड राइट साइड में है, दूसरी फील्ड लेफ्ट साइड में। राइट साइड वाली फील्ड ज्यादा है और लेफ्ट साइड वाली फील्ड कम है। इसका मतलब है कि पॉइंट P पर नेट फील्ड राइट साइड में ही होगी और वो होगी E1 माइनस E2। तो नेट फील्ड अगर मैं लिखूं, नेट फील्ड आएगी E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। शायद इतनी बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, अब बस कुछ करना नहीं, E1 अब रख दीजिए, यही चीज रख दीजिए आप, कि Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसमें से K Q कॉमन ले लीजिए आप, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो कुछ करना नहीं है, बस यहां पर देखिए एलसीएम लेंगे। ये R माइनस L होल स्क्वायर और R प्लस L होल स्क्वायर, ये एलसीएम हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ खास है नहीं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिखने वाला हूं। ये देखिए, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया।
आर प्लस एल ए हो गया और आर माइनस एल बी हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा। तो जब इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे आप तो ये आ जाएगा 2l इंटू 2r, ठीक। और ये देखिए आप, ये r माइनस एल होल स्क्वायर आर प्लस एल होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो r माइनस एल इंटू आर प्लस एल का पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर हटा के पूरे पे स्क्वायर लगा दो, तो ये बन जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये फाइनली हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आई बात? ये स्क्वायर हटा के मैंने पूरा होल स्क्वायर लगा दिया, अंदर आ जाएगा आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको, थोड़ा सा मैं रीअरेंजमेंट करने जा रहा हूं और कुछ अप्रोक्सीमेशन लेने जा रहा हूं। यहां पर देखिए ये चीज, ये जो Q और 2L है, Q और 2L को एक साथ हम लिखेंगे कैसे, ये Q और 2L, Q और 2L, Q और 2L, अच्छा 2L है क्या, देखिए ये L प्लस L 2L हो गया, और L प्लस L 2L D के बराबर होता है, तो Q इंटू 2L, इसको आप Q इंटू D भी लिख सकते हो, और ये P के बराबर होता है, तो Q इंटू 2L वो Q इंटू D हो जाएगा और वो P के बराबर हो जाएगा। तो इतनी चीज ये P के बराबर लिखी जा सकती है, ठीक है, पहली चीज, ठीक। दूसरा कि यहां पर देखिए R और L है, जिसमें L बहुत छोटा होता है R के कंपैरिजन में। मैंने बोला था कि जो डाइपोल होता है ना, डाइपोल में जो चार्जेस होते हैं माइनस Q और प्लस Q, वो बहुत पास होते हैं एक दूसरे से, बहुत पास है, यानी ये L और L की वैल्यू बहुत कम है, 2L की वैल्यू बहुत कम है, L की वैल्यू बहुत कम है एज कंपेयर टू R। तो R बहुत ज्यादा है L के कंपैरिजन में। इतनी बात शायद आपको समझ में क्या बोल रहा हूं, ये माइनस Q और प्लस Q एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, और ये जो पॉइंट होता है वो डाइपोल से दूर होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो ये जो चार्जेस हैं माइनस Q प्लस Q, इनके बीच की जो दूरी है वो बहुत कम है पॉइंट P की डाइपोल से दूरी के कंपैरिजन में। R बहुत ज्यादा है, L बहुत कम है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं R मच ग्रेटर देन L। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, अगर L बहुत छोटा है तो बताओ L स्क्वायर R स्क्वायर से बहुत छोटा होगा, ये वाली चीज बहुत बड़ी होगी और ये वाली चीज बहुत छोटी होगी, ठीक है। तो अगर इस बड़ी सी चीज में हम इतनी छोटी सी चीज को सब्ट्रैक्ट ना करें, जैसे कि मान लो कि आप 10,000 में से 1 रुपया सब्ट्रैक्ट ना करो, ये R स्क्वायर 10,000 है और L स्क्वायर 1 है, तो 1 को चाहे सब्ट्रैक्ट करो चाहे ना करो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है। वैसे ही हम L स्क्वायर को इग्नोर कर देने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि L स्क्वायर बहुत छोटा है, तो L स्क्वायर को इग्नोर अगर हम कर दें तो ये वाली चीज आ जाएगी K, और ये पूरी चीज बन जाएगी P, और ये हो जाएगा 2R एज इट इज, और ये नीचे आ जाएगा R टू द पावर 4, क्योंकि L स्क्वायर को हटा दिया तो सिर्फ R स्क्वायर बचा, R स्क्वायर का होल स्क्वायर R की पावर 4 हो जाएगा। अब यहां पर बताइए एक R और एक R कट जाएगा, और फाइनली यहां पर आएगा K इंटू 2P अपॉन R क्यूब, ठीक है। ठीक है, E इज इक्वल टू K 2P अपॉन R। K क्या होता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। 2P अपॉन R क्यूब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट at a distance r from the dipole is K into 2P upon R cube। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, E is equal to K into 2P upon R cube, E is equal to K into 2P upon R cube। ये फॉर्मूला बिल्कुल रटा होना चाहिए आपको। अब देखिए ठीक है,
इसी को अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको ई और पी की डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। अच्छा, यहां पर जो नेट फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है? राइट डायरेक्शन में है। यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो राइट डायरेक्शन में है, ठीक है, ई राइट डायरेक्शन में, ठीक है। चलिए ऐसे लिख देता हूं। अच्छा, यहां पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? डाइपोल मोमेंट तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है, तो डाइपोल मोमेंट भी इधर ही होगा। यानी डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यू। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर मैं बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज पैरेलल टू वेक्टर P। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज पैरेलल टू वेक्टर P। इतनी बात आप देखिए पहले। तो एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो आई के 2p अपॉन आर क्यूब, के 2p अपॉन आर क्यूब, कोई इशू नहीं है इसमें, के 2p अपॉन आर क्यूब, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ये आ गया। और ये आपको याद रखना है वेक्टर E और वेक्टर P इस केस में पैरेलल होते हैं। इतनी चीज नोट करिए, फिर हम आगे आते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इसको पहले नोट करिए आप। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर। इक्वेटोरियल पॉइंट की पोजीशन को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। और वो क्या होता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये डाइपोल का ये मिड पॉइंट है। और ये एक लाइन मैं बना रहा हूं जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास कर रही है। तो ये जो लाइन है जो डाइपोल के परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट से पास कर रही है, इस लाइन को बोलेंगे इक्वेटोरियल लाइन। एक बार फिर से, ये डाइपोल है और ये डाइपोल का मिड पॉइंट है। तो एक ऐसी लाइन जो डाइपोल के मिड पॉइंट से पास करे और डाइपोल के परपेंडिकुलर हो, वो कहलाती है इक्वेटोरियल लाइन। और इस पे अगर कोई पॉइंट होगा, इस लाइन पे अगर कोई पॉइंट होगा, उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। और उसकी पोजीशन को हम बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट है, उसको बोलेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट, और उसकी पोजीशन को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन बोलेंगे। तो उसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें इस बार निकालना है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। और इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसकी पोजीशन को बोलेंगे ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। तो इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इसको नाम देते हैं P। अच्छा, बोल देते हैं कि ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P जो है, ये इसकी डिस्टेंस पॉइंट O से R है, ठीक है। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इस चार्ज की वजह से भी होगा, इस चार्ज की वजह से होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस पॉइंट को ऐसे मैं कनेक्ट कर देता हूं इससे, ठीक है। इस तरह से मैंने जोड़ दिया। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसकी वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगी, इसकी वजह से टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज होगी। तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी वो मैं ऐसे बना दे रहा हूं और इसको नाम दे दे रहा हूं E1। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस तरफ हो जाएगी और इसको मैं नाम दे दे रहा हूं E2। तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, E1 E2 बराबर होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू P से बराबर दूरी पर हैं। तो ये पॉइंट है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम देख रहे हैं। शायद इतनी बात क्लियर है आपको।
अब हम क्या करने वाले हैं कि E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे और फिर हम E1 E2 की हेल्प से पॉइंट P पर नेट फील्ड निकालेंगे। तो एट पॉइंट P दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्ट कर रही हैं, P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो नेट फील्ड निकालने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट लगाना है जो हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। कैसे करेंगे हम, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं आपको कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकालेंगे। इसका पैरेलल कंपोनेंट निकालेंगे, इसका पैरेलल कंपोनेंट निकालेंगे और जोड़ देंगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे और जोड़ देंगे। फिर हमारे पास सिर्फ एक पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और सीधा सीधा हमारे पास नेट फील्ड आ जाएगी। अभी आप देखेंगे कितनी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है। तो ड्यू टू प्लस क्यू मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं या फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक। प्लस क्यू की वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है और फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो K तो क्लियर है, Q भी क्लियर है, R² क्या हो जाएगा, R होता है चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये चार्ज है और ये पॉइंट है, इसको मैं मान लेता हूं x, ठीक है। तो ये हो जाएगा KQ/x², देख लीजिए। इसी तरह से ड्यू टू माइनस क्यू E2 आ जाएगा और वो भी हो जाएगा क्या, KQ/R² फॉर्मूला होता है। तो K क्लियर है, ये Q भी क्लियर है, चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं x। अगर ये x है तो ये भी x होगा क्योंकि ये बिल्कुल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। ये जितना ये होगा क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन है, यहाँ से पॉइंट P से ये लाइन खींचा हमने, पॉइंट P से ये लाइन खींचा हमने, पॉइंट P दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पर है। तो ये बिल्कुल x, अगर ये है तो ये भी x होगा। क्लियर है बात। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारे पास। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, दोनों के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे। कैसे, ये पॉइंट P है, ठीक है। एक लाइन में बनाता हूं, इस एंगल को मान लेता हूं थीटा। तो ये भी हो जाएगा थीटा, ये x है, ये x है, ये थीटा है, ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा और ये भी थीटा। कैसे, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है दोनों, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। शायद क्लियर है बात आपको। तो इस E1 का एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा और वो होगा E1 cos थीटा, और इस E2 का एक पैरेलल कंपोनेंट आएगा, वो हो जाएगा E2 cos थीटा। पैरेलल कंपोनेंट बोलो या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो, बात एक है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर पैरेलल परपेंडिकुलर, बात एक है, ठीक है। तो शायद मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत पहले आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, पैरेलल और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स बताए थे, ठीक है। तो E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E1 cos थीटा और E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा E2 cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। शायद बात क्लियर है। ये पॉइंट P है और ये E1 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और E2 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। E1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E1 cos थीटा, E2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट E2 cos थीटा, तो वही लिख दिया। तो इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा हो गया। अब E1 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा और वो हो जाएगा E1 sin थीटा। यार याद करिए, एंगल के बगल वाले कंपोनेंट में cos आता है और एंगल के दूर वाले कंपोनेंट में sin आता है। तो इसका ये वाला कंपोनेंट जो होगा उसमें आएगा E1 sin थीटा। इसी तरह से E2 का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा नीचे ऐसे, और वो होगा E2 sin थीटा।
E2 के ये एंगल के बगल वाले कंपोनेंट में cos आएगा और ये वाले कंपोनेंट में sin आएगा, तो इसका जो नीचे वाला कंपोनेंट आएगा वो हो जाएगा E2 sin थीटा। देख लीजिए अब, तो पॉइंट P पर E1 और E2 दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं, उनके हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल लिए और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिए, कंपोनेंट निकाल कर हमने ऐसे लिख दिया। अब आप देखिए कि E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, k3/x², k3/x², यानी E1 और E2 की वैल्यू सेम है। और यहां पर है E1 sin थीटा, यहां पर है E2 sin थीटा, यानी जितना ये है उतना ही ये है, और ये ऊपर है और ये नीचे है। इसका मतलब है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन वाला और डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये इस दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रही, खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड आई इस डायरेक्शन में, और वो होगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी कि जो नेट फील्ड होगी, नेट फील्ड वो हो जाएगी E E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और किस डायरेक्शन में? लेफ्ट डायरेक्शन में। अपवर्ड फील्ड E1 sin थीटा, डाउनवर्ड फील्ड E2 sin थीटा कैंसिल हो गई। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा होगी, और यही नेट फील्ड हो जाएगी लेफ्ट साइड में E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब बस कुछ नहीं करना, इसी को सॉल्व कर देना है थोड़ा सा। E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, तो देखिए E1, चलिए वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ पर। E1 कितना है? k3/x², और cos थीटा क्या हो जाएगा? cos थीटा, देखिए इस ट्राइंगल पर आइए, देखिए cos थीटा यहाँ पर देखिए, ये वाला जो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये P और ये -Q और ये O, इसमें cos थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ये बेस कितना है? ये तो यहां से यहां तक तो है L, और यहां से यहां तक भी है L, अभी पिछले वाले आर्टिकल में हमने देखा। तो बेस हो गया L, हाइपोटेन्यूज हो गया X, तो बेस अपॉन cos थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि L/x हो जाएगा। तो यहां पर क्लियरली लिख दिया जा रहा है cos थीटा बराबर L/x, क्लियर है। और E2 भी k3/x² है, और cos थीटा बराबर L/x हो गया। देखिए जो ये है वही ये है, तो ये 2 टाइम्स इसको कर दे रहे हैं हम, और ये कितना हो जाएगा? KQL, ये बेसिकली हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ KQL अपॉन x³ हो गया। ये देख लीजिए आप, KQL अपॉन x³, तो ये KQL अपॉन x³, और ये भी KQL अपॉन x³, तो 2 टाइम्स कर दिया हमने। अब इसमें थोड़ा सा आप देखिए, ये 2Q इंटू 2L, ये Q है और ये 2L है, Q और 2L। इसको थोड़ा सा मैं अगर रीअरेंज करके लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा, K2, इस तरह से इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको रीअरेंज करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो बताइए Q इंटू 2L कितना हो जाएगा? तो 2L तो होता है D के बराबर, तो यानी ये हो जाएगा Q इंटू D, ठीक है। इसको ऐसे क्लियर सी बात है, Q इंटू 2L, Q इंटू D के बराबर हो जाएगा, Q इंटू D P के बराबर हो जाएगा, यानी इसको हम Q इंटू D लिख सकते हैं, और फिर इसको पूरा हम P लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा KP अपॉन x³, KP अपॉन x³ आ जाएगा, क्लियर सी बात है, KP अपॉन x³। तो x³ ऐसे लिख दिया। अच्छा x कितना हो जाएगा? x, तो x की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। x की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, यहां से ये राइट एंगल ट्राइंगल देखिए आप, ये वाला P माइनस QO, इसमें हाइपोटेन्यूज x है, बेस L है, परपेंडिकुलर R है, तो x हो जाएगा अंडर रूट ऑफ L² प्लस R²। देख लीजिए
सिंपल सा है बिल्कुल, शायद इतनी बात क्लियर है। तो यहां पर हम रख देते हैं कि पी एक्स क्यूब की जगह पर हम ये रखेंगे अगर, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर टू द पावर 3/2। देखिए ये x जो है ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर हाफ है, ये इतना शायद आप अपने आप समझ पा रहे हो, टू द पावर हाफ है, तो क्यूब है यहाँ पर पावर 3/2 हो जाएगा। अब फिर से वही अप्रॉक्सीमेशन हम लगाने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि ये r बहुत ज़्यादा होता है l के कंपैरिजन में। मैंने बोला था कि -q और +q ये दोनों चार्जेस बहुत पास होते हैं, तो ये l और l बहुत छोटा है, कम है, तो l की वैल्यू बहुत कम है, r की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। पॉइंट P की पोजीशन डाइपोल से बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो चार्जेस के बीच की जो दूरी है L और L या 2L या D, ये बहुत कम है R के कंपैरिजन में। तो ये R बहुत ज़्यादा है, जो पॉइंट P की पोजीशन डाइपोल से है वो बहुत ज़्यादा है, और ये L और L बहुत कम है, तो ये L की वैल्यू बहुत कम है, तो ये हर हाल में R इज मच ग्रेटर देन L। तो ये अगर L R के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो L स्क्वायर भी R स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा, और अगर L स्क्वायर बहुत छोटा है तो इतनी छोटी वैल्यू को आप R स्क्वायर में ऐड करो चाहे ना ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। तो ये आ जाएगा KP अंदर R स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आ जाएगा KP/R³। ठीक है, तो KP/R³ आ गया। देखिए पिछले वाले में एक्सियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट जो था वो डाइपोल से R दूरी पर था और उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी K2P/R³, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इक्वेटोरियल एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है वो पॉइंट डाइपोल से R दूरी पर है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई KP/R³, यानी पिछले वाले का हाफ आई है, उसमें 2P/R³ आई थी, इसमें P/R³ आई है। अब इसमें आपको ऐसे याद रखना है कि अगर कोई पॉइंट है डाइपोल की एक्सिस पर R दूरी पर डाइपोल से, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट की फील्ड के कंपैरिजन में डबल होगी। यानी ऐसे समझिए कि एक पॉइंट है डाइपोल की एक्सिस पर डाइपोल से R दूरी पर, और एक पॉइंट है डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल से R दूरी पर। उसमें भी पिछले वाले में एक्सियल पॉइंट जो है वो भी डाइपोल से R दूरी पर है, और इक्वेटोरियल पॉइंट है वो भी डाइपोल से R दूरी पर है, बराबर दूरी पर है दोनों। ठीक है, तो एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड का डबल होगी। उसमें फील्ड आई थी 2P/R³, इसमें आई है K×2P/R³, और इसमें आई है KP/R³, यानी इस वाले में फील्ड हाफ है उसमें डबल है। इतनी बात शायद आपको याद रहेगी। ठीक है, अब देखिए कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है, वो तो -q से +q होगी इस डायरेक्शन में, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे इस तरफ देख रहे हैं। नेट फील्ड E1 cos थीटा E2 cos थीटा वो इधर ही आई थी, तो नेट फील्ड लेफ्ट साइड में आई है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट साइड में है। अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, वेक्टर E = -KP/R³। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन यहां पर लगेगा, और यहां पर आपको लिखना पड़ेगा वेक्टर E इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर। इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो इस डायरेक्शन में है, ऐसे।
और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट साइड में, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। अब बताइए एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी अभी वो कितनी थी, E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब, और इक्वाटोरियल पॉइंट पर या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है वो क्या है, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, एक्सियल पॉइंट पे और अगर एक्सियल पॉइंट डाइपोल से r दूरी पर है और इक्वाटोरियल पॉइंट डाइपोल से r दूरी पर है, तब एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डबल होगी इक्वाटोरियल पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में। जितनी फील्ड यहाँ पर होगी इसका डबल एक्सियल पॉइंट पर होगी। फॉर्मूला भी आप क्लियर है बिल्कुल, उसमें एक्सियल पॉइंट पे 2p अपॉन आर क्यूब था और इसमें kp अपॉन आर क्यूब आया है। शायद इतनी बात क्लियर है। इतनी सारी चीज़ें आपको नोट करनी है, बहुत अच्छे से इसको नोट करिए। इसका डेरिवेशन आता है, बोर्ड में भी आता है, और इसके फाइनल जो फॉर्मूले आए हैं इस पे डायरेक्ट सवाल भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये रहा आज का टॉपिक हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। इसको प्रॉपर्ली अच्छे से नोट करिए, पढ़िए, रिवाइज करिए। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय।